नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, करंट अनप्लग्ड बाय राजू के एडिटर, और ये राजनीतिक मामलों पर, राजनीति और आर्थिक मामलों के आपसी जुड़ाव पर काफ़ी गहरी विवेचना प्रस्तुत करते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, चूँकि ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, तो राहुल गांधी के कल के कार्यक्रम के बारे में। राजीव जी, आपका स्वागत है। ऐसा सुनने में आया है कि राहुल गांधी के कल के कार्यक्रम की सफलता ने और उनके द्वारा जिस तरीके से सीधा हमला किया गया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर, उसने काफी ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और इस संदर्भ में कुछ नए तरह से रणनीतियां उनके द्वारा बनाई जाने लगी हैं। क्या आपके पास इस संदर्भ में कोई खबर है कि किस तरह की प्रतिक्रिया उनके भीतर चल रही है? जी राजीव। कमल जी, धन्यवाद अपने मंच पे बुलाने के लिए। और आपको मैं जो अभी न्यूज देने वाला हूं, ये सुन के आप भौचक्के रह जाएंगे। कल राहुल गांधी की सफल रैली हुई, आयोजन हुआ पुणे में, और आज नागपुर में आरएसएस ने छात्रों को लेके बहुत बड़ा एक आयोजन किया, वो भी जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है रेशम बाग, वहां से लगा हुआ जो मैदान है रेशम बाग ग्राउंड में 25,000 छात्रों को देवेंद्र फडणवीस ने संबोधित किया। आनंद फानंद में यह कार्यक्रम आयोजित किया। हालांकि बताया ऐसा जा रहा है कि 23 जुलाई को, जो 23 जुलाई से ये एक महीने का प्रोग्राम शुरू था, 20 जुलाई को जंतर मंतर पे जबरदस्त रूप से जो है वो प्रोटेस्ट हमने देखा था, और उसको प्रोटेस्ट को कैसे कंटेन किया जाए, कैसे छात्रों को अपने फोल्ड में, अपने आलिंगन में लिया जाए, ये आरएसएस और भाजपा स्ट्रैटेजी बना रही थी, जिसके तहत 23 जुलाई से काम कर रही थी। और उस एक महीने के कार्यक्रम का समापन समारोह आज हुआ, जिसमें पूरे विदर्भ से 25,000 छात्रों को बुलाया गया। बताया जाता है कि जो जो विद्यालय, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो आरएसएस की सोच से जो रूबरू हैं, या जो उनकी सोच से, अपनी सोच जिनकी उनकी मेल खाती है, जिन मैनेजमेंट्स की, जो कॉलेज और ऐसे स्कूल्स चला रहे हैं, वहां से छात्रों को लाया गया और ये प्रोग्राम किया गया मंथन फॉर यूथ, जिसको भाजपा में नागपुर विश्वविद्यालय में जो एक सीनेट के मेंबर हैं, प्राचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, बताया जाता है कि ये उनके दिमाग की उपज थी। 20 जुलाई में जब ये कार्यक्रम हुआ जंतर मंतर पे, तो उसको देख के आरएसएस और भाजपा के लोग खौफ जदा हो गए, खौफ में चले गए कि ये एकदम से कैसे हो गया, इतने सारे युवा जो है हमारे खिलाफ कैसे चले गए। और फिर युवाओं को, उनके आक्रोश को, उनके क्रोध को कमजोर करने के लिए या कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए ये एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। पर महत्वपूर्ण बात जो है कमल जी, वो ये नहीं है कि इस तरीके का प्रोग्राम आरएसएस कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस प्रोग्राम को संबोधित करना, प्रोग्राम को संबोधित करने के साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट करना और कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट करना कि ये जो पुणे में कल कार्यक्रम हुआ है, ये कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके कॉलेजेस से बच्चे उठा के लाए गए। तो ये जो आज 25,000 बच्चे आपके कार्यक्रम में आए, ये कहां से उठा के लाए गए थे? ये क्या आपके विचारों से मेल खाने वाले जो लोग हैं, जो कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और स्कूल चला रहे हैं, क्या वहां से उठा के लाए गए यूथ नहीं है? यदि आप कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हो तो भैया आप अपने गिरेबान में तो झांक के देखो। पर जो मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाह रहा हूं कि आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को राहुल गांधी के विकल्प के रूप में खड़ा कर रहा है, एक युवा शक्ति के रूप में भाजपा में दिखा रहा है कि जैसे राहुल गांधी युवा है 50 से 60 इयर्स के बीच में, ऐसी भाजपा के अंदर में देवेंद्र फडणवीस है। और 2029 में जो युद्ध होगा वो देवेंद्र फडणवीस बनाम राहुल गांधी होगा, भाजपा बनाम कांग्रेस के कार्ड पे नहीं लड़ा जाएगा। तो ये युद्ध जो होने वाला है, ये राहुल गांधी बनाम देवेंद्र फडणवीस होने वाला है। आरएसएस ने बैटिंग करना शुरू कर दिया है, योगी योगी नाम बहुत उछाला जा रहा है, जैसे नितिन नवीन लास्ट मोमेंट पे सरप्राइज कैंडिडेट के रूप में भाजपा के अध्यक्ष बन गए थे, ऐसे आपको लगेगा कि अमित शाह और योगी योगी का नाम उछालते हुए देवेंद्र फडणवीस कहां से आ गए। जी कमल जी। तो ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को एक चेहरे के रूप में उछालने की कोशिश हो रही है। तो एक तो ये बहुत सारे इसमें डायनेमिक्स जुड़े होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए ये
एक अचरज भरी खबर भी हो सकती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का नाम कई बार चलते रहता है कि वो थोड़े से सौम्य से चेहरे हैं और शायद उनकी स्वीकार्यता ज्यादा होगी। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन मैं इस बात पर भी थोड़ा आपकी राय जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से अपने विचार को रखा लड़कियों के अधिकारों के संदर्भ में, वो आरएसएस का जो पूरा विजन है महिलाओं की स्थिति, उनके सशक्तिकरण के बारे में, जहां पर वो परंपरा में ले जाकर उनके आदर्शों को ढूंढते हैं और एक आदर्श नारी की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, उससे बिल्कुल अलग था। तो इस संदर्भ में क्या देवेंद्र फडणवीस ने कुछ अपनी बातों में कहा, क्या उसकी सिलसिलेवार तरीके से आलोचना की, या फिर वो ऊपरी तौर पर कुछ बातों को कहकर निकल गए? क्या उनकी संबोधन के बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं? अब यहीं पे मैं आपको एक इंसाइट दूंगा अलग हटके, जो बाकी यूट्यूब पे पत्रकार नहीं करते। देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बन के आए थे तो खूब मीडिया में प्रचारित प्रसारित किया गया था कि ये एक ऐसे नेता हैं जिनकी बीवी बैंक में काम करती है, मैनेजर, मिडिल क्लास फैमिली की, ठीक है। तो वही चीज को अब आगे बढ़ाया जाएगा। एक ऐसा परिवार जिसके घर से आई महिला जो है वो एकदम मिडिल क्लास फैमिली से आ रही है, दोनों माँ बाप डॉक्टर हैं, यानी देवेंद्र फडणवीस की वाइफ की मैं माँ बाप की बात कर रहा हूं। और फिर प्रोजेक्ट किया जाएगा कि कैसे ये मॉडर्न नारी का जो है वो रूप है, कैसे एक सशक्त औरत का रूप है, कैसे एक इंपावर्ड वुमन का रूप है, अपने दम पे नौकरी ली, अपने दम पे काम किया। तो कहा जाएगा कि राहुल गांधी जो भी बात कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, पर यहां तो प्रैक्टिकल जीवंत उदाहरण है। देवेंद्र फडणवीस की बीवी जो है एकदम नीचे से ऊपर उठ के बैंक की बड़े पोस्ट पे चली गई, ऐसा प्रचारित और प्रसारित किया जाए। हालांकि सच्चाई कुछ और है, बाद में उस पर कभी और मतलब वो यूट्यूब पे बोल के कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी वाइफ ने बहुत लोअर पोस्ट से काम करना चालू किया था, बैंक अकाउंट्स खोलती थी, ये बात एकदम सही है। मेरे कई मित्रों के आप ये कह लीजिए कि कंपनीज के मुलाजिमों के सेविंग अकाउंट और उनके सैलरी अकाउंट खुलाने के लिए उनकी वाइफ गई है शादी के पहले, तो बहुत नीचे के लेवल से शुरू किया, इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद में उनकी वाइफ को प्रमोशन मिलता चला गया, एक्सिस बैंक में यहाँ शंकर नगर ब्रांच में मैनेजर थी, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, ठीक है, वहां की वो मैनेजर थी। और फिर उसके बाद में 2014 से 19 के बीच में जो उनको प्रमोशंस मिले, आप वो देखिए। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया होगा, भाभी जी को सलाम। देवेंद्र फडणवीस की वाइफ यानी हम सारे नागपुर वासियों की वो भाभी जी हैं, तो प्रणाम है उनको। और उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी खुददारी से ये काम किया होगा, इसमें कोई दो शक नहीं। परंतु कहने का अर्थ यह है कि जो थ्योरेटिकल बात ऐसा कहा जाएगा आरएसएस द्वारा और भाजपा द्वारा कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं हमारे घर में, तो उसका उदाहरण है, पढ़ लिख के हमारे घर की औरत ने जो है वो देखो कितने कौन से मुकाम पे पहुंच गई। तो इसमें मनुस्मृति या आरएसएस किन विचारों में विश्वास रखता है या क्या बोलेगा, ये नहीं होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, यहां पे प्रोजेक्शन होगा भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स की बीवियां या बेटियां कैसे आर्मी में हैं, कैसे बैंक में हैं, कैसे कोई रेलवे में है या आईएएस ऑफिसर है, ये सारा कोलाज के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और कहा जाएगा कि अपने मेहनत के औरतें शिखर पे गई। हम भाजपा के जो नेता है, हमारा दिल बहुत खुला है, हमारे विचार बहुत खुले हैं, हम अपने घर की लड़कियों को पढ़ाते लिखाते और सशक्त बनाते। और मार्क माई वर्ड्स, 2027 में जब भी चुनाव होगा, आप बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, मुझे लग रहा है सरकार 2027 में गिरने वाली है, मोदी सरकार। जब भी चुनाव होगा तो आप देखना इसी चीज को प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। जी कमल जी, मैं उस पहलू पर वापस आऊंगा जो आपने कहा कि आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाना चाहेगा। मुझे याद आता है कि जब 2013 में नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे आया था प्रधानमंत्री पद के लिए, तो एक स्थिति थी कि देश में उनका जो गुजरात मॉडल था उसकी बात होने लगी थी, वो गुजरात तक सीमित थे, बिहार में उनके आने पर नीतीश कुमार बड़ी आपत्ति करते थे, पर फिर भी एक लगने लगा था लोगों को कि ये एक नेता है जो हिंदुत्व की राजनीति करता है, भाजपा कार्यकर्ता उनकी तरफ देख रहे थे। आज वो स्थिति मुझे लगता है कि ज्यादातर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आज ये स्थिति है कि आरएसएस ने किसी एक नेता को सोच लिया और वो सीधे सीधे कार्यकर्ताओं पर उन्हें थोप पाएंगे, या फिर ये आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर
नरेंद्र मोदी के बाद एक संघर्ष को भी जन्म देगा। अभी तक वो संघर्ष अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में संभावित माना जा रहा है, और उसमें तीसरे खिलाड़ी के रूप में देवेंद्र फडणवीस आ जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये जेनजी के आंदोलन के पहले तक जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ टॉप पे चल रहे थे मोदी जी को रिप्लेस करने में, पर जिस तरीके से जो जनरेशन सामने सड़कों पे उतरी, तो सबके सब भाजपा के नेता और खासतौर पे आरएसएस के शीर्ष पे बैठे हुए जो महानुभाव लोग हैं, जो उनकी मंडल है, ठीक है, 24 लोगों का, उन लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा, सबसे बड़ा झटका लगा। और उनको यह समझ में आ गया कि भैया ये जो युवा पीढ़ी है तो गाली गलौज वाली युवा पीढ़ी है, किसी को गिनती नहीं अपने सामने, किसी को मानती नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ सही चेहरा नहीं है इस पीढ़ी को कंटेन करने के लिए। वो जमाना गया कि क्रिमिनल्स को हम मिट्टी में मिला देंगे बोल के जो आप ऊपर बढ़ गए, बुलडोजर चला के बढ़ गए, पर जो युवाओं का रूप और स्वरूप अभी नजर आया है इस आंदोलन में, उसमें आरएसएस को समझ में आ रहा है, भाजपा के शीर्ष पे बैठे हुए नेताओं को समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ इज नॉट द राइट फिट। और 2027 में अभी यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर वहां योगी आदित्यनाथ हार गए तो क्या होगा? मैं एक ऐसी बात बोल रहा हूं जो आपको अभी लगेगा कि शायद अकल्पनीय है, हारना मुश्किल है, परंतु जो लहर बनती हुई दिख रही है कांग्रेस के पक्ष में, वो ये साफ बता रही है कमल जी कि अब आने वाले जितने भी इलेक्शन है, चाहे यूपी हो चाहे गुजरात हो, अगर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हुए तो भाजपा के लिए राहें बहुत कठिन है, राहें आसान नहीं है, बहुत कठिन राहें। तो योगी आदित्यनाथ का इमेज फिट वहां होता है जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, पर जब सरकार ही लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर से लड़ने के बदले जब सरकार ही लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रॉब्लम बन जाए, जब वही बच्चों पे गन से हमला करता हुआ नजर आए, जब वही युवाओं के आक्रोश के खिलाफ सामने खड़ा हुआ नजर आए, तो योगी आदित्यनाथ इज नॉट द राइट फेस। ये पॉलिटिकल एनालिसिस आपको कोई नहीं दूसरा बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है चिंतन और मंथन क्या हो रहा है अंदर, बहुत चिंतन और मंथन हो रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ सही चेहरा है मोदी जी को रिप्लेस करने के लिए। और जो मुझे नजर आ रहा है, जिस तरीके से आनंद फानंद में देवेंद्र फडणवीस का आज कार्यक्रम रखा गया, मुझे लग नहीं रहा है कि भाजपा या आरएसएस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ को रिप्लेसमेंट के रूप में देखता है देवेंद्र फडणवीस के, सॉरी मोदी जी के। देवेंद्र फडणवीस उभर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस हो सकता है बहुत जल्दी आपको जो है सेंटर में आते हुए नजर आए, बड़ा कुछ रोल लेते हुए नजर आए। जिस तरीके से आज उन्होंने राहुल गांधी पे डायरेक्ट अटैक किया है, इससे दिख रहा है, इससे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी भूमिका जो है वो देवेंद्र फडणवीस के लिए बनाई जा रही है, सेंटर में उनके लिए राहें आसान की जा रही हैं, और जल्दी आपको देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से सेंटर की राजनीति में जाते हुए नजर आएंगे। जी कमल जी, एक बात मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें तो अभी विपक्ष की स्थिति बड़ी दयनीय लगती है। विपक्ष मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के सामने दल है, कांग्रेस है, शरद पवार की एनसीपी, तो पता नहीं चलता है कि कभी इधर है या उधर है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी कि जो उनके पुत्र हैं उनकी पार्टी जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी। तो विपक्ष का जो पूरा स्पेस है, राहुल गांधी की यात्रा से तो काफी हलचल राष्ट्रीय स्तर पर हुई, उसकी चर्चा हुई काफी, महाराष्ट्र में भी काफी हुई होगी। तो उसमें आप राजनीतिक संभावनाओं को कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस की फिर से उभरने की कोई संभावना महाराष्ट्र में बन रही है? क्योंकि 2014 से पहले उनकी काफी लंबे समय तक सरकार थी वहां पर, तो क्या कांग्रेस के लिए कुछ जमीन तैयार होते हुए आप देख रहे हैं वहां पर? नहीं, बिल्कुल है, स्वाभाविक है, कांग्रेस के लिए जमीन वहां तैयार हो रही है, पर खेत की बात है कि कांग्रेस में सारी बैटिंग राहुल गांधी करते हैं। यहाँ जो रीजनल लीडर्स हैं, यहाँ तक के नागपुर के जो लीडर्स हैं, इनको देवेंद्र फडणवीस के बारे में कुछ बताया जाता तो कोई आंदोलन नहीं करते हैं। अभी एक बड़ा अच्छा इन्होंने सिटी प्रेसिडेंट बनाया प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल, जो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लड़े थे, बड़ा ही अच्छा नेता है, युवा नेता है, और देवेंद्र फडणवीस को कांटे की टक्कर उसने दिया था, पानी पिला दिया था देवेंद्र फडणवीस को, ठीक है। वो तो 33,000 नए वोटों का रजिस्ट्रेशन हुआ लास्ट के 2 महीनों में, जिसके कारण इनकी हार हुई। अदरवाइज बड़ी मुश्किल होती इनको, देवेंद्र फडणवीस को, उनको हराने में, पाटिल को, गुर्दड़े पाटिल को, प्रफुल्ल को। प्रफुल्ल अभी सिटी प्रेसिडेंट बने नागपुर के, तो थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है, बट प्रफुल्ल जैसे
और चाहिए नेता महाराष्ट्र के अंदर में पूरी तरीके से डेसिमेट कर दिया है देवेंद्र फडणवीस और भाजपा ने अपोजिशन को। आज की डेट में ऐसी स्थिति हो गई है कि जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता ये हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं देवेंद्र फडणवीस के, हमारा भाई काम करा दो, इनको पैसे तो कमाना है सभी को, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। आपको मैं बताऊंगा शर्म से गर्दन नीची हो जाएगी। जो सुनने वाले श्रोता उनके भी, एमएलसी का इलेक्शन हुआ था अभी विदर्भा में, सारे कैंडिडेट्स बैठ गए पैसे खाके, डर से, किस चीज से मालूम नहीं। कांग्रेस ने, अपोजिशन ने जितने भी कैंडिडेट खड़े किए थे, इलेक्शन लड़े ही नहीं, इलेक्शन के पहले उन्होंने वॉकआउट कर गए। सिर्फ नागपुर से अतुल लोंडे पाटिल जो नेशनल स्पोक पर्सन भी है, उसको मालूम था कि वो हार रहा है, उसके बाद भी वो खड़ा रहा और लड़ता रहा। पर जितने बाकी विदर्भा के अंदर में कांग्रेस ने जिन जिन को टिकट दी थी, सब पैसे खाके या डर के मारे बैठ गए। अरे इनसे अच्छे तो कमल जी मैं और आप हैं, लड़ेंगे, कम से कम लड़ेंगे हम लोग जज्बे से लड़ेंगे। परंतु कांग्रेस के अंदर में स्थानीय लेवल पे ऐसे नेता है जो टिकट ले आते हैं, फिर जाके इलेक्शन ठीक से नहीं लड़ते, इलेक्शन में जो है वो पूरा अपना समर्पण नहीं देते, और उसका रिजल्ट हमको नजर आता है कि एक तरफा भाजपा जीतती है। कांग्रेस को अंदर से बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है कमल जी, खासतौर पे महाराष्ट्र में। कांग्रेस के लीडर्स की दिक्कत ये बड़े लेवल पे, इनको कितने भी फोन कर लो ये फोन ही नहीं उठाते। ये क्या करते हैं ये लोग मालूम नहीं मेरे को। इक्का दुक्का लीडर छोड़ दे तो कोई फोन नहीं उठाता। लोकल लेवल पे, महाराष्ट्र के लेवल पे, विदर्भा के लेवल पे क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, ये राहुल गांधी को बताने के लिए पिछले 2 साल से मैं राहुल गांधी का अपॉइंटमेंट मांग रहा हूं। 2 साल से मेरे को आज तक उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने हर बार बोला भैया अगले महीने कराता हूं, अगले हफ्ते कराता हूं, आज तक टाइम नहीं दिया। जो लोग आपको न्यूट्रल वे में बता सकते हैं कि आपकी पार्टी में क्या धांधली चल रही है, कहां आप कमजोर पड़ रहे हो, वैसे लोग, हमको कुछ मिलने थोड़ा वाला है। पर ये हम अपने अंदर से जो बताना चाह रहे हैं, आज मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है ये बात नेशनल मीडिया में बोलते हुए, सब लोगों के सामने बोलते हुए। 2 साल से राहुल गांधी का मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला, जबकि मेरे पास में खजानों का पिटारा था। जो ये इलेक्शन के पहले यदि मिल लेते असेंबली इलेक्शन के, तो शायद ये स्थिति इनकी नौबत आती नहीं। परंतु 2 साल से चक्कर काटने के बाद भी, फोन करने के बाद भी आज तक राहुल गांधी से मिला नहीं। और नीचे के लेवल पे जिन भी लीडर्स को बोलो, वो लोग चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं, सुनते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। तो कहने का अर्थ है कि देखिए पार्टी ऐसे स्ट्रांग होती नहीं है। एक आदमी की बैटिंग करने से, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, पार्टी स्ट्रांग नहीं होगी। आपके रीजनल, आपके लोकल लीडर्स जो हैं, उनको जो है आपको ऑनेस्ट लोगों को जगह देनी होगी। ऑनेस्ट लोग जिनके अंदर लड़ने की इच्छा शक्ति है, जो जुझारू हैं, जिनके पास में जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, जो नया सोचते हैं, जो नए तरीके से लोगों को जोड़ सकते हैं, वैसे लोगों को लाने की जरूरत है। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस के आला कमान, जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं मिलते सामान्य जनता से। क्या करें, कुछ कर नहीं सकते उसको। जी जी राजू जी, एक आखिरी सवाल, जैसे आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नारी सशक्तिकरण का मॉडल आगे बढ़ाएगी आने वाले समय में, और बढ़ाती भी है कि किस तरीके से भारतीय मूल्यों के साथ महिलाएं काम कर सकती हैं, शिक्षित हो सकती हैं, इत्यादि इत्यादि। राहुल गांधी वही बातें कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मायने में कि आप अपने आप में पूरी तरीके से आजाद हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और उसमें उन्होंने मनुस्मृति को कोट किया और उसकी आलोचना की। मैं जेएनजी के संदर्भ में इस चीज को समझना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यह कह सकती है कि हमारे पास अपने जेएनजी हैं जो बाकी सारे जेएनजी से अलग हैं, उन जेएनजी को भी हम अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, पर हमारी जेएनजी का अपना मॉडल है। जैसे आपने कहा कि 20,000 या 25,000 छात्रों को जुटा पाए थे। तो क्या हम ये कहें कि अलग अलग जेएनजीज के मॉडल भी सामने आएंगे बहुत जल्दी ही, एक संस्कारी जेएनजी और एक थोड़ा दिमागी नक्सल टाइप जेएनजी? बहुत बढ़िया आपने चित्रण किया है कमल जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया चित्रण किया है। मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईएम तो आपने सुना होगा। आईएम बड़ा ब्रांड है इंडिया में, इससे बड़ा कोई दूसरा एमबीए का ब्रांड नहीं है। आईएम नागपुर जो है ये शरणास्थली बन गई है आरएसएस और उससे संलग्न संगठन जो युवाओं से जुड़े रहते हैं, इनको ये अपना ऑडिटोरियम प्रोवाइड करते रहते हैं। विद्या भारती हो या मंथन फॉर यूथ, कौन है मंथन फॉर यूथ भाई, पर ये युवाओं को लेके आते हैं और कार्यक्रम करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युवाओं को क्या इफेक्ट होगा। और ऑडिटोरियम यूज होता है आईएम का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का, जहां डायरेक्टर भी चुपचाप ऐसे बैठा रहता है, सारे प्रोफेसर बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं।
आपने कभी सुना था इसके पहले कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे ब्रांड का ऑडिटोरियम आरएसएस से संलग्न संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं? ये अपने आप में कितनी खेदजनक बात है, आप बताइए मुझे। तो ये तो चालू हो गया है। ये आईएम जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में घुस गए हैं, वहां पे छात्र जो है बैठे हुए सुन रहे हैं बातें। आपने देखा कितने आईएम के डायरेक्टर और प्रोफेसर है जो बोलते हैं गौमूत्र जो है और गोबर जो है उसके ऊपर में वो अपनी रिसर्च जो है वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना देखो ये बेहतरीन है। तो संस्कारी छात्र और संस्कारी युवाओं का निर्माण तो शुरू हो गया है, भले वो कितना भी प्रैक्टिकल साइंस के खिलाफ जाता हुआ नजर आए। ये बोलेंगे कि पहला जो हवाई जहाज है वो पुष्पक विमान था, जिसका कोई मतलब आप प्रूव ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहला जो है आपका जेनेटिक बेबीज जो है वो तो भैया महाभारत के समय में जो है वो कुंती जी ने दिखा दिया था। तो कहने का अर्थ ये है, देखिए ये चीज कार्यक्रम तो शुरू हो गया है, ऑलरेडी हो गया है, दिख रहा हमको। ये हम जो अभी तक समझते थे कि जो अनपढ़ गवार गांव के बच्चे हैं ये उनको संस्कारी ये बना रहे हैं, ना 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 ना, ये घुस गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे प्रीमियम ब्रांड के बच्चों के माइंडसेट को, साइकोलॉजी को चेंज करने। और यही बातें यूट्यूब या नेशनल मीडिया पे कोई आपको बताएगा नहीं, सिर्फ राजीव रंजन सिंह ही बताएगा, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से इनको देख रहा हूं ये नागपुर में क्या कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएम नागपुर के ऑडिटोरियम का इस्तेमाल हो रहा है, फुकट में शायद मिल जाता होगा या कम दाम में मिल जाता होगा। कौन उतरेगा एयरपोर्ट पे और आरएसएस के हेडक्वार्टर की तरफ जाएगा, 10 किलोमीटर दूर गड्ढे हैं, रेशम बाग पहुंचने में बहुत सारे ट्रैफिक आएगा, कंजेशन आएगा। यहां तो आप एयरपोर्ट पे उतरे, राइट हैंड साइड मारे और आईएम पहुंच गया, 10 मिनट का रास्ता, वहां जाने में आधा घंटा लगेगा, कौन जाएगा। और साथ में आईएम जैसे इंस्टीट्यूट में हो रहा प्रोग्राम। तो ये किसी ने आरटीआई लगाना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि कितने दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम, कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पूरे इंडिया में, कितने आईआईटी के ऑडिटोरियम्स ये आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए संगठनों को शैक्षणिक प्रोग्राम के नाम पे ये माइंड ट्विस्टिंग करने के लिए जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कितनी बार दिया गया। और जब उसका डाटा सामने आएगा उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस बड़े लेवल पे कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों को एक गलत फहमी है, मैं लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, इनको लगता है कि जो गोबर पट्टी के गांव वाले लोग हैं उन युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलत फहमी में आप प्रीमियम बच्चों को, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। और ये बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड डेवलप कर रहा है, सोसाइटी में एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। जी कमल जी। जी, तो आज की अपनी बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम अगले दिन किसी अन्य मुद्दे के साथ राजीव रंजन जी से बातचीत करेंगे। बहुत ही उपयोगी चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।